ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस और वाटरशेड एरियाज देखेंगे। वाटरशेड एरियाज देखने से पहले आई वुड सजेस्ट हम सर्कल ऑफ विलिस से गो थ्रू करें बिकॉज देन वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द आर्टरीज मच बेटर। ओके, नाउ टू सिस्टम्स सप्लाई द ब्रेन। एक एंटीरियर सर्कुलेशन है, एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन है। ब्रेन की जो एंटीरियर सर्कुलेशन है वो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम से आती है। इंटरनल कैरोटिड सिस्टम कहाँ से आ रहा था? आपका कॉमन कैरोटिड था विच गिव्स एन एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और जो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम था वो पूरा एंटीरियर सर्कुलेशन देता है। और एंटीरियरली आपके पास कौन कौन से एरियाज हैं? फ्रंटल लोब है, पेराइटल लोब है, मोस्ट ऑफ टेम्पोरल लोब है, इंटरनल कैप्सूल और बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ये आपका 80% खून आगे वाली साइड पे इंटरनल कैरोटिड सिस्टम से आ रहा है। पोस्टीरियर सर्कुलेशन 20% वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम से आती है। वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम क्या है? वो जो बेसिलर आर्टरी आ रही थी वो हमें वर्दर वर्टेब्रल आर्टरीज देती है। और हम आगे देखेंगे कि कैसे ये जो वर्टेब्रल आर्टरीज हैं ये बेसिलर आर्टरी बनती हैं और पोस्टीरियर 20% हमें खून देती है। ठीक है, तो जो आगे का एंटीरियर 80% है वो कहाँ से आ रहा है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। और जो पीछे का 20% है वो कहाँ से आ रहा है? वर्टेब्रो दो वर्टेब्रल आर्टरीज मिलके बेसिलर आर्टरी बना रही है, और ये पोस्टेरियरली 20% दे रही है। ये किस किस को देनी है? ये ब्रेन स्टेम को दे रही है, सेरेबेलम को दे रही है, ऑक्सीपिटल लोब और थैलेमस। और अगर आप देखिए तो एंटीरियरली हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स थे वो एंटीरियर प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, मोस्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। पोस्टेरियरली आपके पास ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम और ऑक्सीपिटल लोब प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट्स easy to orient yourself with the anterior and posterior circulation. Now, system of anastomosis between anterior and posterior blood supplies to brain. इस पिक्चर से पहले हम एक एक करके अपनी आर्टरी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा हमें कॉमन कैरोटिड्स देती है। ये सीसीए से आपको कॉमन कैरोटिड नजर आ रही है, और कॉमन कैरोटिड आगे जाके आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी देती है। और जो सबक्लेवियन आर्टरीज हैं ये हमें वर्टेब्रल आर्टरीज देती हैं। ठीक है, और वर्टेब्रल आर्टरीज पोस्टीरियर सर्कुलेशन के लिए बेसिलर आर्टरी बनी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास एओर्टा है। जी, एओर्टा जो है आपको कॉमन कैरोटिड देगी जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देती है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी देती है। ठीक है, और सबक्लेवियन आर्टरीज निकल रही हैं वो हमें वर्टेब्रल आर्टरीज देती हैं। ठीक है, तो जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्कल में एंटर होती है, ठीक है, तो वो आपको कुछ ब्रांचेस देती है। इसमें से तीन हम देखेंगे यहाँ पे: ऑप्थेल्मिक आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ये तीनों आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये है आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। सेरिब्रल पार्ट की बात हो रही है ना, सेरिब्रल पार्ट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि हम स्कल के अंदर एंटर हो गए। तो सेरिब्रल मतलब ब्रेन वाले एरिया में मेंटर होगी। सबसे पहले आपको ऑफ्थाल्मिक आर्टरी देगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फिर ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे ये एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ठीक है, और उसके बाद इसने टर्मिनल डिवीजन दे देनी है। टर्मिनल डिवीजन मतलब ये इसकी लास्ट दो ब्रांचेस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी टर्मिनेट्स बाय डिवाइडिंग इनटू द एंटीरियर cerebral artery and the middle cerebral artery. So it's very important to understand this image. If you want to study this further, you can stop the video here and go through them once again. ठीक है, now obviously the cervical part is the part जो neck के पास है, petrous part petrous bone के पास है, और cavernous part cavernous sinus के पास है। हमें cerebral part से concern है when it comes to the brain। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने हमें टर्मिनल डिवीजन दी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की। ये दोनों ब्रांचेस अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको अच्छे से देखेंगे। पहले हम देखेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपके पास राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है और लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। अब ये जो राइट और लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हैं दे आर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेटिंग आर्टरी कॉल्ड द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो लेट्स लुक एट दिस इमेज। इस इमेज में आप देखें, आपको यहाँ पे ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पे एक होगी राइट या लेफ्ट, और यहाँ पे एक होगी राइट या लेफ्ट। ठीक है, इधर जो आपको होगी दिस इज अनदर आर्टरी, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो यहाँ पे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो यहाँ पे भी है, और दोनों कनेक्टेड किस चीज से हैं? दे आर बोथ कनेक्टेड बाय दिस एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक हो गया, तो ये जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है दिस फॉर्म्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस। ये जो आगे का फ्रंट पार्ट है सर्कल ऑफ विलिस का, ये कौन बना रहा है? ये हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बना रही है। अब जी मुझे आप ये बताएं कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई किस किस को करती है? ये मीडियल सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब एंड पेराइटल लोब को सप्लाई करती है, स्पेशली लेग एरिया ऑफ मोटर कॉर्टेक्स और लेग एरिया ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स। लेट्स गो बैक एंड लुक एट आवर homunculus। तो वो बोल रहा है कि ये जो लेग एरिया था सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स का, इसको एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है।
यही बोला ना उसने। तो बोला एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी मीडियल सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब और लेग एरियाज ऑफ बोथ कॉर्टेक्स को सप्लाई करती है। ठीक है। अब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का अगर स्ट्रोक हो जाए तो पेशेंट क्या क्या डेवलप करेगा? ऑब्वियसली क्योंकि लेग एरिया को सप्लाई कर रहा है तो कॉन्ट्रालैटरल लेग वीकनेस, कॉन्ट्रालैटरल लेग सेंसरी लॉस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, एब्यूला विच इज लॉस ऑफ मोटिवेशन। और हमेशा एक यूएसए में क्लू है कि जब आपको वीक लेग मिले मोर देन आर्म, द लेग इज वीकर, तो ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का इंफार्क्ट होता है। आगे चलते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में। अब जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है ना, दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में डिवाइड होते हुए नजर आ रही थी। दीज वर द टर्मिनल ब्रांचेस। नाउ दिस मिडिल सेरेब्रल आर्टरी रन्स लैटरली इनटू द सिल्वियन फिशर। अगर मैं वापस जाके आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिखाऊं तो आपको याद आएगा कि यहाँ पे हमने देखा था ये जो था, ये क्या था? सिल्वियन फिशर। तो ये जो सिल्वियन फिशर है, यहाँ पे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी रन कर रही होती है। राइट, अभी हमने पढ़ा ना एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो फ्रंटल लोब को और पेराइटल लोब के पार्ट को सप्लाई करी थी, मतलब ये वाला एरिया था एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का सप्लाई का। और हमने देखा था ये इसका मीडियल पार्ट सप्लाई कर रहे थे। राइट, अब हम देख रहे हैं कि जो सिल्वियन फिशर है इसमें से मिडिल सेरिब्रल आर्टरी रन कर रही है, और आप देखते हैं कि सिल्वियन फिशर ऑलमोस्ट मिडिल वाले एरिया में है, तो इट मेक सेंस कि यहाँ पे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई का काम कर रही है। तो इट रन्स लैटरली इन द सिल्वियन फिशर। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये सिल्वियन सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का। इसके हम काफी सेगमेंट देखते हैं, M1, M2, M3, इस तरह से इसके सेगमेंट्स होते हैं। MCA सप्लाइज लैटरल सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इंक्लूडिंग कौन कौन से एरिया? फेस एरिया मोटर कॉर्टेक्स, आर्म एरिया मोटर कॉर्टेक्स, फेस सेंसरी एरियाज एंड लैंग्वेज एरियाज लाइक ब्रोकास एंड वर्निकी। हमने देखा था मिडिल सेरिब्रल की जो सुपीरियर डिवीजन थी वो ब्रोकास को सप्लाई कर रही थी, और जो इंफीरियर डिवीजन थी वो वर्निकी को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक। बहुत कॉमन है, ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं उस होमनक्यूलस पे, तो आप देखो कि ये आपकी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है। ठीक है, और ये देखें आपका ये सारा ग्रीन एरिया जो है मोटर हॉmunculus का, और ये सारा का सारा जो सेंसरी हॉmunculus का एरिया है, ये सारा इज सप्लाइड बाय द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। और क्योंकि इतने बड़े बड़े एरियाज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स द मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ सेरिब्रल आर्टरी स्ट्रोक। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रही है मिडिल सुपीरियर आर्टरी की सुपीरियर डिवीजन जो कि ब्रोकास को सप्लाई करी थी, और ये है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की इंफीरियर डिवीजन जो कि वर्निकी को सप्लाई कर रही थी। अगर एमसीआर का इंफार्क्ट हो जाए तो क्या होगा जी? कॉन्ट्रालैटरल फेस की वीकनेस, दूसरी साइड की, जिस साइड पे इंफार्क्ट हो रहा है उससे ऑपोजिट साइड की फेस की वीकनेस, आर्म की वीकनेस। सबसे पहले फेस अफेक्ट होगा, फिर आर्म, फिर लेग। क्यों? क्योंकि लेग वाला एरिया एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी सप्लाई कर रहा है, इसलिए सबसे कम वो अफेक्ट होगा। डोमिनेंट हेमिस्फेयर यूजुअली लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, वहां पे आपको क्या मिलेगा जी? अगर वहां डोमिनेंट हेमिस्फेयर पे स्ट्रोक हो गया तो ब्रोकास एफेजिया हम पढ़ चुके हैं, वर्निकी एफेजिया और ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया मतलब दोनों चीजें अफेक्ट हो गई हैं। ब्रोकास और वर्निकी को कौन कनेक्ट कर रहा था? आर्क्यूएट वेसिकुलस। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की सुपीरियर और इंफीरियर डिवीजन नजर आ रही है। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर यूजुअली राइट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये इसकी वजह से, इसका स्ट्रोक की वजह से आपको हेमी निग्लेक्ट मिलेगा और एनोसॉग्नोसिया मिलेगा। भाई अगर मैं आपको यहाँ पे रुक के थोड़ा सा बता दूं कि हेमी निग्लेक्ट होता क्या है, इट्स बेसिकली हेमी स्पेशियल निग्लेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि द पेशेंट बेसिकली इग्नोर्स वन साइड ऑफ द वर्ल्ड, यूजुअली द लेफ्ट साइड। तो राइट साइड का मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का इंफार्क्ट हुआ है तो पेशेंट लेफ्ट साइड को इग्नोर कर देता है। पेशेंट कैन सी नॉर्मली एंड हैज नॉर्मल सेंसेशन, लेकिन ब्रेन डजंट पे अटेंशन टू दैट साइड। राइट साइड का इंफाक्ट हुआ है तो लेफ्ट साइड अफेक्ट होगी, तो पेशेंट जो है ना वो लेफ्ट साइड को समझता ही नहीं है कि लेफ्ट साइड एग्जिस्ट भी करती है। अ पेशेंट विद अ राइट पेराइटल लोब स्ट्रोक may eat food only from the right half of the plate, shave only the right side of the face, draw only the right half of a clock, ignore people standing on the left। क्योंकि उसका राइट पेराइटल लोब स्ट्रोक है तो लेफ्ट साइड का उसको समझ नहीं आ रहा कि लेफ्ट साइड पे कोई दुनिया भी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेमी निग्लेक्ट, एक साइड का निग्लेक्ट हो गया। एनोसॉग्नोसिया क्या होता है? द पेशेंट डज नॉट रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग, दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वंस डेफिसिट। तो पेशेंट, आप डॉक्टर बोलते हैं कि कैन यू मूव योर लेफ्ट आर्म, पेशेंट कहता है ऑफ कोर्स बट द आर्म इज कंप्लीटली पैरालाइज्ड। इसको बोलते हैं पेशेंट जेन्युइनली बिलीव दे आर नॉर्मल, इसको हम एनोसॉग्नोसिया कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आर्टरी कौन सी है? लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरीज। लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरीज जो हैं वो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं।
ये हैं आपकी लेंटिकुलोस्टाइड आर्टरीज। ये किस आर्टरी में से निकल रही हैं? ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में से निकल रही हैं। ठीक है। अब ये बेसिकली हम इनको आर्टरीज ऑफ स्ट्रोक भी कहते हैं, आर्टरीज ऑफ हेमरेज भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर स्मॉल ब्रांचेस कमिंग फ्रॉम मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। इनको हम आर्टरीज ऑफ स्ट्रोक भी कहते हैं, आर्टरीज ऑफ हेमरेज भी कहते हैं। किसको सप्लाई करती हैं? बेसल गैंग्लिया को और इंटरनल कैप्सूल को। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है और इसके अंदर से ये लेंटिकुलोस्टाइड आर्टरीज निकल रही है। ठीक है, जब इनका एनेरिज्म हो जाता है हम इसको बोलते हैं चारकोट बोशर्ड माइक्रो एनेरिज्म्स। ठीक है, इनका रप्चर होता है उसकी वजह से कि किसको सप्लाई कर रही थी? बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल को ना। तो ये बेसल गैंग्लिया का हेमोरेज कराती है। मोस्ट कॉमन हाइपरटेंसिव इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। हाइपरटेंशन की वजह से जब इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज होता है तो ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। अब आपके पास एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी तो सर्कल को पूरा करना है ना, सर्कल ऑफ विलिस को पीछे से भी पूरा करना है। तो पीछे से पूरा करने के लिए हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज है इन दोनों साइड पे। ये सर्कल को यहाँ से फिनिश करती हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है दिस कनेक्ट्स द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। भाई ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को किससे कनेक्ट करी है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये पड़ी हुई है, सेरेब्रल नहीं सेरेब्रल, सेरिब्रल। ये पीछे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पड़ी हुई है, आगे की दोनों एंटीरियर इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज पड़ी हुई हैं और उनको कनेक्ट कौन कर रहे हैं जी? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कनेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। फंक्शन इसका क्या है? इट कनेक्ट्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशंस पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ विल्स। अगर इसका यहाँ पे एनेरिज्म हो जाए पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का, तो क्लासिक यूएसएमएल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? क्रेनियल नर्व 3 पड़ी हुई है, प्रोड्यूसेस टोसिस एंड द आई मूव्स डाउन एंड आउट। ठीक है, डायलेटेड प्यूपल मिलता है। इट्स अ पेनफुल थर्ड नर्व पैल्सी। रिमेंबर दिस, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे स्टॉप करके सोचें कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी क्यों कंप्रेस कर रही है क्रेनियल नर्व 3 को, तो ये आपको पता होना चाहिए कि cranial nerve 3 passes very close to the posterior communicating artery at the base of the brain। क्यों? बिकॉज वो जो cranial nerve basically 3 कौन सी थी? oculomotor थी ना। तो oculomotor nerve जो है वो मिड ब्रेन से इमर्ज करती है और ट्रैवल करती है बिटवीन द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड द सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी। हमने पढ़ा था ना कि ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी है इसके बीच में से ये यूं करके गुजरती है। तो अगर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का इंफार्क्ट हो जाए तो देन इट रन्स यहाँ से इमर्ज करने के बाद इट रन्स बिसाइड द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसके साथ यहाँ पे रन करती है। तो अगर इसका इंफार्क्ट हो जाए तो इसकी जब बलूनिंग होती है, इंफार्क्ट के बाद बलून बन जाता है ना, वहां पे खून रुक जाता है, बड़ा हो जाता है, बलून बन जाता है, तो फिर ये अफेक्ट करती है हमारी यहाँ पे क्रॉस चलते हुए जो जा रही है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का जो एनेरिज्म होता है वो क्रेनियल नर्व 3 को कंप्रेस करता है। अब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कौन कौन से हैं? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक लिवेटर पैल्पेब्री, सुपीरियोरिस और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ किस किस को जाती थी? क्रेनियल नर्व 3 की। अगर आपको याद हो तो वो जाती थी स्फिंक्टर प्यूपिले को प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करने के लिए और सिलेरी मसल को अकोमोडेशन के लिए। ये नॉर्मल सप्लाई है। किसकी नॉर्मल सप्लाई है? व्हाट डज क्रेनियल नर्व 3 डू? ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। व्हाट डज cranial nerve 3 do? तो क्या करती है जी? सुपीरियर रेक्टस पे काम करती है। इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, लेवेटर पैल्पेब्री स्पियरिस और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जाते हैं प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए और अकोमोडेट करने के लिए। तो आज अब जब इसकी पैल्सी हो जाएगी, इसको दबा दिया उसने, तो फिर टोसिस हो गया, डाउन एंड आउट आई चली गई, डायलेटेड प्यूपल हो गया। ठीक है, नाउ इट शुड मेक मोर सेंस टू यू। अब हम आ जाते हैं भाई अपनी वर्टिब्रल आर्टरीज पे। वर्टिब्रल आर्टरीज किससे बनती है? दे कम फ्रॉम सबक्लेवियन आर्टरी। वही सब क्लीवन आर्टरी समझने के लिए वापस से हम अपनी उस पेन पिक्चर पे जाते हैं जो कि हमें फर्स्ट एड ने दी थी। ये देखें, ये एओर्टा थी, हमने इसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम पूरा पढ़ लिया। अब हम चलते हैं जी सब क्लेवियन आर्टरीज पे। ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी से क्या निकल रही है? वर्टिब्रल आर्टरीज निकल रही है। नजर आ रहा है ना, सब क्लेवियन आर्टरी यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज निकल रही है। तो जल्दी से जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वर्टिब्रल आर्टरीज सब क्लेवियन आर्टरीज से आ रही हैं। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरीज ने आपको वर्टिब्रल आर्टरीज दी और राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल्स असेंड करती हैं, ऊपर जाती हैं, असेंड करती हैं थ्रू द ट्रांसवर्स फोरामिना। ट्रांसवर्स फोरामिना आपको अगर नहीं याद तो
ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि द वर्टिब्रल आर्टरी यूजुअली राइजेस फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी, राइट। और फिर इट्स एंजियोग्राफिकली हम इसको देखते हैं, इट्स डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। द फर्स्ट सेगमेंट हम इसको, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, V1 V2 करके इसके 5 सेगमेंट्स होते हैं। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो पहला सेगमेंट होता है इसका, इट बिगिंस एट द ओरिजिन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, यहाँ ओरिजिन पे शुरू हुआ, एक्सटेंड्स टू द पॉइंट वेयर द आर्टरी एंटर्स द ट्रांसवर्स फोरामेन ऑफ द सिक्स सर्वाइकल वर्टेब्रा। ये देखो सिक्स सर्वाइकल वर्टेब्रा में उसने एंट्री किया। अब इसमें से पास करते गए, ये सेकंड पार्ट ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये बेसिकली ट्रांसवर्स फोरामिना के अंदर से गुजरते गुजरते बेसिलर राइट और लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरीज मिल के बन जाती हैं बेसिलर आर्टरीज। ठीक है, ये पिक्चर अगर समझनी है तो वापस यहाँ पे आके पॉज करके इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये राइट एंड लेफ्ट वर्टेब्रल असेंड करती हैं तो ट्रांसवर्स फोरामेन और स्कल में एंटर करती हैं वाया द फोरामेन मैग्नम। ये देखो ये फोरामेन मैग्नम के थ्रू यहाँ से एंटर हो गई। ठीक हो गया। ब्रांचेस क्या है वर्टेब्रल आर्टरी की जी? सबसे पहले इसकी वर्टेब्रल आर्टरी की पहली ब्रांच है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये रही पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, अब हम पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि पहली ब्रांच है। ठीक है, posterior inferior cerebellar artery is the largest vertebral branch, vertebral artery की लार्जेस्ट ब्रांच है ये वाली ब्रांच। ठीक है, इट सप्लाइज द लैटरल मेडुला। मेडुला याद है ना, ये हमारी ब्रेन स्टेम है। ठीक है, तो इट सप्लाइज द, ये सेरेबेलम पढ़ा हुआ है आपका। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, अब जो आपकी ब्रेन स्टेम में हमने पढ़ा था ना कि आपके पास थैलेमस के नीचे डायरेक्टली मिड ब्रेन होता है, फिर आपके पास पॉन्स होता है और फिर ये वाला एरिया मेडुला होता है, राइट। तो ये जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये सबसे बड़ी ब्रांच होती है। ऑब्वियसली ये नीचे से आ रही है ना, तो सबसे पहले जो है ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी दे देती है, लैटरल मेडुला को सप्लाई करती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बाहर से लैटरल मेडुला को सप्लाई कर रही है। Posterior inferior cerebellar artery produces the lateral medullary syndrome। अगर इसका इंफार्क्ट हो जाए तो, क्योंकि ये lateral medulla को सप्लाई करी थी, तो यहाँ पे ये lateral medullary syndrome करती है, इसको हम वैलेनबर्ग सिंड्रोम करते हैं। ये किस किस को अफेक्ट करती है? ये न्यूक्लियस एम्बिग्यूस को अफेक्ट करती है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और सिंपैथेटिक्स। ठीक है, ये चारों चीजें इसमें अफेक्ट होती हैं posterior inferior cerebellar artery में। सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं आपको? डिस्फेजिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब आवाज जो है वो हॉर्स हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ पेन ऑन टेम्परेचर फेस एंड बॉडी, क्यों? क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अफेक्ट हो रहा है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर अफेक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से आपकी वर्टिगो भी होता है, वर्टिगो, निस्टैग्मस और हॉर्नर सिंड्रोम इस वजह से होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू आपको जब लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में आएगा तो डिस्फेजिया एंड हॉर्सनेस, जब भी डिस्फेजिया और हॉर्सनेस आए आपने सोचना है कि पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी का सिंड्रोम है। ठीक है, उसका इंफार्क्ट हो गया। अब हम चलते हैं जी अगली आर्टरी पे, वो है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी भी वर्टेब्रल आर्टरी से फॉर्म होती है। ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड आपको बीच में से सेक्शन करके दिखाई हुई है। तो बेसिकली पीछे से जो वर्टेब्रल आर्टरीज है ना, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कैसे बनती है? फॉर्म फ्रॉम द वर्टेब्रल आर्टरीज, पीछे से वर्टेब्रल आर्टरीज पोस्टीरियर एरिया से ज्वाइन करती हैं और आपको ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी देती है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज है और ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है। अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का इंफार्क्ट हो जाए तो आपको क्या मिलता है? मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल एरिया ऑफ मेडुला को कौन सप्लाई कर रहा है? आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, क्योंकि एंटीरियर साइड पे यहाँ आगे वाली साइड से ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ वर्टेब्रल आर्टरीज जो है वो दो फर्दर आर्टरीज देती हैं और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरीज ये लैटरल साइड को सप्लाई करती है, तो इसकी वजह से लैटरल मेडुलर सिंड्रोम होता है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी मीडियल पार्ट, मीडियल मेडुला को सप्लाई करती है, इस वजह से आपको एंटीरियर टू थर्ड स्पाइनल कॉर्ड की सप्लाई चली जाती है। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का इंफार्क्ट होता है, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होता है, द टंग deviates towards the lesion and you get contralateral weakness, loss of vibration and proprioception। अब हमारे पास एक आर्टरी है जी, ये बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी कैसे बनती है? ये दोनों वर्टेब्रल आर्टरीज ज्वाइन करके ये बेसिलर आर्टरी बना देती है। दिस हैपेंस एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन। ये है आपका पोंटोमेडुलरी जंक्शन। ठीक है, ये मेडुला है, ये पॉन्स है, ये मिड ब्रेन है, तो ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे बेसिलर आर्टरी बन जाती है। अब ब्रांचेस क्या है बेसिलर आर्टरी की? आगे से बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है आपकी एंटीरियर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये देखो जैसी बेसिलर आर्टरी बन गई उसके बाद उसने ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दे दी। इट सप्लाइज द लैटरल पॉन्स, ऑब्वियसली ये साइडों से लैटरल पॉन्स को सप्लाई कर रहा है और एंटीरियर इंटीरियर सेरेबेलम को सप्लाई कर रहा है।
ये कौन सा एरिया है? ये इसका एंटीरियर इंफीरियर पार्ट है सेरेबेलम का, जो कि सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलम का इन्फार्क्ट हो जाए तो लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्लू इसका ये कि फेशियल पैरालिसिस होता है। क्यों? क्योंकि क्रेनियल नर्व 7 का न्यूक्लियस अफेक्ट हो गया, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस अफेक्ट हो गया, फेशियल पैरालिसिस हो गया। ठीक है, जब भी फेशियल ड्रूप हो, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम हो, जब भी हॉर्सनेस होगी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी का सिंड्रोम होगा या इन्फार्क्ट होगा, एनेरिज्म होगा। ठीक है, पोंटाइन आर्टरीज होती हैं, वो पॉन्स को सप्लाई करती है। जो सुपीरियर सेरेबुलर आर्टरी है, अब हमने ये भी देखनी है, जो सुपीरियर सेरेबुलर आर्टरी है, ये बेसिलर आर्टरी के टॉप पे यहाँ पे होती है, सबके टॉप पे आपको नजर आ रही है सुपीरियर सेरेबुलर आर्टरी। ठीक है, और ये दिस इज नियर द टॉप ऑफ द बेसिलर आर्टरी, दिस सप्लाइज द सुपीरियर cerebellum and the upper pons as we can see here, and then we have the posterior cerebral artery। ठीक है, posterior cerebral artery यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये PCA के एरोज नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। ये posterior cerebellar artery क्या है? Basically, at upper end, the basilar artery gives you the posterior cerebellar artery. The right and left posterior cerebellar artery are basically terminal branches of basilar artery. Basilar artery खत्म होती है by forming the posterior cerebellar arteries. ये right और left वाली posterior cerebellar arteries जब basilar artery खत्म हो जाती है ना, तो end में वो posterior cerebellar artery right और left बन जाती है। Posterior cerebellar artery supplies occipital lobe, inferior temporal lobe, thalamus और most important primary visual cortex, क्योंकि ये सारे एरियाज यहीं पे पड़े हुए हैं। अगर posterior cerebellar artery का infarct हो जाए, posterior cerebellar artery किधर है? ये देखें, posterior cerebral artery है इधर, ये रही posterior cerebral artery। बेसिलर आर्टरी जब खत्म हुई तो राइट और लेफ्ट की posterior cerebral arteries बन गई। posterior cerebral artery का इंफार्क्ट हो, क्योंकि ये विजुअल कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रहा है, तो कॉन्ट्रालैटरल होमोनेमस हेमियोपिया होता है। पेशेंट कैन नॉट सी वन विजुअल आई फील्ड और हमेशा ऑपोजिट साइड की नजर नहीं आएगी। क्लासिक क्लू, विजन लॉस हुआ, मोटर स्ट्रेंथ नॉर्मल है, तो क्या है? posterior cerebral artery stroke। अब अगर हम इस सारे को साथ में सम्मिल कर दें तो हमें पता चल गया कि दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, दे आर कनेक्टेड बाय द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिर ये दोनों साइड्स पे एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी है, दे कनेक्टेड बाय द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और फिर मोस्ट पोस्टीरियरली आपके पास दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, जो कि बेसिलर आर्टरी की टर्मिनल डिविजन हैं। और ये आपका सर्कल ऑफ विलिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, फ्रंट कनेक्शन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और बैक कनेक्शन पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। अगर हम वापस आए तो अब हमारे पास ये इमेज बहुत आसान होगा समझना। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको आप पॉज करके इस पिक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने इससे बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको बता दिया। एंटीरियर सर्कुलेशन, पोस्टीरियर सर्कुलेशन, एंटीरियर सर्कुलेशन इंटरनल कार्टिलेज सिस्टम से आ रही थी, पोस्टीरियर वाली जो है वो वर्टेब्रोबेसिलर सिस्टम से आ रही थी। ठीक है, शुड बी ना। अच्छा, वाटरशेड एरियाज क्या होते हैं? ये मैंने वीडियो बहुत लंबी कर ली है, लेकिन चलो ये भी कर लेते हैं। वाटरशेड एरियाज वो होते हैं जहाँ पे दो आर्टरीज जो है ना, वो साथ ही मीट कर रही होती हैं। उस जगह पे मीट नहीं कर रही होती, उस जगह पे उन दोनों की परफ्यूजन आ रही होती है ब्लड की, तो ये एरियाज थोड़े वल्नरेबल हो जाते हैं सप्लाई के। यहाँ पे जो वाटरशेड एरियाज होते हैं, यहाँ पे इन्फार्क्ट बड़ा कॉमन होता है, क्योंकि हाइपो परफ्यूजन होती है, खून थोड़ा कम आ रहा होता है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के बीच में जो होता है, इसको हम एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी वाटरशेड जोन कहते हैं। और जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी वाटरशेड जोन। जब अब ये वाला एरिया वो है जो कि आर्म्स को सप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो ये वाला जो वाटरशेड एरिया है, ये आर्म्स के होमनक्यूलस में सप्लाई कर रहा था। तो इसलिए जब यहाँ पे इन्फार्क्ट होता है, यहाँ पे खून नहीं पहुंच पाता इस हाइपोटेंशन में या सिवियर हाइपरटेंशन, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जब खून का आना यहाँ पे कम होता है, तो आपका एक मैन इन द बैरल सिंड्रोम होता है। भाई, मैन इन द बैरल सिंड्रोम का क्या मतलब है? प्रॉक्सिमल अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस। ठीक है, आर्म्स का जो एरिया होता है ना, वो नहीं सप्लाई हो रहा होता, क्योंकि यहाँ पे आर्म होमनक्यूलस वाला एरिया था। होमनक्यूलस हमने पढ़ा था ना, तो ये जो आर्म वाला एरिया है ना, यहाँ पे वाटरशेड जोन बन रहा होता है, इसलिए यहाँ पे सेंसेशन भी नहीं आ रही होती और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी कम होती है। ठीक है, this is something I would want you guys to remember, and I'm going to finish the video here because it's getting too long.